एमए प्रीवियस की प्रिय छात्राओं, अब तक मैंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आए हुए इतिहास दृष्टि से प्रमुख ग्रंथों की चर्चा कर ली है। तुम्हें यह लगभग थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास या विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आदि की चर्चा मैंने क्यों नहीं की, जबकि मैंने आरंभ में ही यह कहा था कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए इन पुस्तकों का ज्ञान आवश्यक है, और साथ में यह भी कहा था कि बीए के स्तर तक इसमें आई हुई सारी बातों को पढ़ लेना चाहिए ताकि एमए में इनका उत्तरोत्तर विकास हम समझ सकें। तो बीए के स्तर तक इन पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन परंपरा में इनका स्थान इसलिए नहीं आ पाया कि ये ग्रंथ विद्यार्थियोपयोगी होने के बावजूद किसी खास ऐतिहासिक दृष्टि का आयाम प्रस्तुत नहीं करते हैं। जैसे इसमें ठोस पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी की है, भले ही पतली हो, लेकिन उससे एक सजग इतिहास दृष्टि की अपेक्षा इसलिए नहीं की जा सकती कि सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर वो पुस्तक लिखी गई। तो एक स्तर के विद्यार्थी को कॉम्पैक्ट मटेरियल कैसे दिया जाए, यह उनकी दृष्टि में था, और उस स्तर पर विद्यार्थी से ही अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इतिहास बोध को समझ सके, इतिहास दृष्टि को समझ सके, संवेदना को समझ सके, संवेदना के इतिहास को समझ सके। तो इन पुस्तकों को समझने की दृष्टि से पहले पढ़ो, यानी कि प्राथमिक रूप से जैसे घर का रंग रोगन होता है तो पेंटर पहले प्राइमर लगाता है कि पुरानी पहले थोड़ी सी धूल धक्कड़ साफ हो जाए, तब कलर साफ साफ दिखेगा, उसके बाद वो पेंट की चॉइस करेगा। लगभग यही स्थिति इन पुस्तकों की है, ये उसी प्राइमर का काम करती हैं। इसको समझ लेने के बाद हमको मूल बातें समझ में आ जाती हैं, तो उसे हमें इतिहास बोध समझने में, इतिहास दृष्टि समझने में आसानी हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आगे के इतिहास लेखन की परंपरा की बात की। अब तुम ये कह सकती हो कि जैसे मैंने गारथा दत्तासी की बात की, इनकी बात की, उसमें भी उस तरह का इतिहास बोध मैं कह रहा था कि नहीं बताया, लेकिन इतिहास बोध की दृष्टि से, इतिहास लेखन की दृष्टि से इनका एक ऐतिहासिक महत्व है। इस दृष्टि से इनका उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि बहुत उत्कृष्टतम जगहों पर कई जगह इन्होंने शोध सामग्री के रूप में लिया, नहीं तो कम से कम इस चेतना का विकास करने में योगदान था कि कहाँ कमी रह गई है, जिससे आगे के इतिहासकार इसको पूरा करें। तो मैं अपेक्षा ये करता हूं कि इन ग्रंथों को पहले पढ़ लो, फिर आगे इन ग्रंथों को बाकी को पढ़ना। और यह लेक्चर इस दृष्टि से उपयोगी है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी समझ विकसित हो जाए, और हो सकता है कि जिन निष्कर्षों तक मैं पहुंचा हूं उससे अधिक उत्कृष्ट और उत्तम निष्कर्षों तक पहुंच जाओ। लेकिन उस बेसिक जानकारी की जरूरत हमारे ही माध्यम से हो सकती है, जिसके द्वारा तुम उन निष्कर्षों तक पहुंचोगी और विवेचन विश्लेषण की ओर जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए नगेंद्र की ही पुस्तक ले लो, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इतिहास दृष्टि की अपेक्षा वैसे भी नहीं कर सकते। ये संपादित पुस्तक है, एक सज्जन आदिकाल पे लिख रहे हैं, एक सज्जन भक्ति काल पे लिख रहे हैं, एक सज्जन रीतिकाल पे लिख रहे हैं। इनको बांधने के लिए क्या मिल रहा है, यहां तक कि रीतिकाल पर भी रीतिबद्ध धारा पे एक सज्जन लिख रहे हैं, रीतिमुक्त धारा पे एक सज्जन लिख रहे हैं, रीति सिद्ध धारा पे एक सज्जन लिख रहे हैं। इनको बांधने के लिए जो उपयुक्त आधार है वो ऐसा नहीं है कि कोई इतिहास दृष्टि या इतिहास बोध हो, केवल वो बाइंडिंग वाला धागा ही इनको बांध के रखता है। इस दृष्टि से इतिहास लेखन की परंपरा में इनका कोई खास योगदान नहीं है। अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पे विद्यार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए बीए तक के विद्यार्थी
को उपयुक्त सामग्री इस तरह की पुस्तकें प्रदान करती हैं, चाहे वो संपादित हो चाहे लेखकी हो। इतिहास बोध अगर उसमें नहीं है तो वो पुस्तक उतनी अनुकरणीय नहीं है। चाहे वो नयापन दिखाने के लिए भी इतिहास बोध दिखाया गया है तो भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। राम कुमार वर्मा वगैरह की पुस्तकों में उठा करके देखो तो ऐसा कई जगह लगता है कि वहां पर नयापन दिखाया गया है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस इतिहास बोध को समझने के लिए उनको समझना जरूरी है, और उनके साथ जब हम इतिहास बोध को समझ लेते हैं तो हमको बाकी का काम आसान हो सकता है। या यूं कहें कि इस प्रश्न पत्र का 50% यही है जो कक्षा अध्यापन में जरूरी है, जिसके लिए एक अध्यापक की जरूरत है, वो समझा सकता है। हाँ, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने आप भी समझ सकते हैं, लेकिन ये समझ लें तो किसी भी तरीके से समझ लें तो वो ये मान के चलें कि 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया है, अब हमको सूचना एकत्रित करनी है, अपना दिमाग लगाना है और उसके आधार पर विश्लेषण करना है। एमए के स्तर पर यही पढ़ाई होती है। अब इस इतिहास लेखन की परंपरा में इतिहास की पुस्तकों में सामान्यतः वो जिक्र नहीं आता है, लेकिन उन पुस्तकों का भी इतिहास लेखन की परंपरा में एक बड़ा महत्व है, उसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। अब ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इतिहास की पुस्तकों में क्यों नहीं मिलता है। सामान्यतः इतिहास बोध की बात करते समय आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की दृष्टि से लिखी गई समस्त इतिहास ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन हमें यह देखना है कि जहां भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है और उस पर अलग अलग स्थापनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उसके इतिहास में अगर कोई घुस करके कोई बड़ी अच्छी स्थापना देता है तो उसका उल्लेख भी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में होना चाहिए, या आने वाले समय के साहित्य के इतिहासकार करेंगे। उदाहरण के लिए आधुनिक काल विस्तार और गहराई दोनों ही दृष्टियों से बहुत बड़ा कालखंड है, और इसमें इतनी सारी प्रवृत्तियां आई हैं कि ये अलग से देखने की आवश्यकता की अनुभूति कराती हैं। उस दृष्टि से हम देखते हैं तो आधुनिक काल को ठीक से देखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक महत्वपूर्ण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल आधुनिक काल देखने के लिए देखें तो यह इतिहास दृष्टि की दृष्टि से एक नए आयाम को खोलती हुई, एक विजन को देती हुई पुस्तक है प्रोफेसर नामवर सिंह की पुस्तक आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। इसमें उन्होंने विविध प्रवृत्तियों की और पाश्चात्यवादों की भी, और उनको क्यों शामिल किया जाए और क्यों हटाया जाए, इसकी विस्तार से चर्चा है। इस चर्चा के साथ साथ छायावाद के संबंध में उन्होंने जो अपनी पुस्तक छायावाद में बहुत विस्तार से स्थापना की है, उसकी संक्षिप्त चर्चा इस पुस्तक में भी है, और वो उस स्थापना उनके समय तक की स्थापनाओं में बिल्कुल नई, आधुनिक और उत्कृष्ट स्थापना है। अब तुम जानना चाहोगे कि स्थापना क्या है? वो स्थापना है कि छायावाद का तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन से गहरा संबंध है। अब तुम कहोगी कि वो कैसे? छायावाद के लगभग समानांतर ही एक धारा चल रही थी जिसे लोग राष्ट्रवादी धारा कहते हैं। अब यह धारा भी अगर ठीक से ध्यान दो तो ऐसा लगता है कि बहुत पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से युक्त धारा है। इस धारा के साथ सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये कि जब भी आप ये कह रहे हैं कि यह काव्य राष्ट्रवादी धारा का है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके विपरीतार्थक शब्द पर भी जाइए, तो यानी कि बाकी सब और राष्ट्रवादी धारा है। और बहुत हद तक आलोचकों द्वारा लगभग यही प्रमाणित और स्थापित किया जाता रहा कि जिस समय भारतीय समाज अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन से जूझ रहा था, उस समय हमारा कवि प्रकृति की बांसुरी बजाता रहा या रहस्य की गुफाओं में जाता रहा। प्रोफेसर नामवर सिंह अपनी इस पुस्तक में इसी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि यह काल
प्रकृति प्रेम की ओर जाता है, लेकिन प्रकृति प्रेम से आगे बढ़ते हुए चलता रहता है और इतना आगे बढ़ता है कि अंततः वह देश प्रेम में ही डूबने लगता है और देश प्रेम इनके यहाँ आता है और स्वाधीनता आंदोलन से अपने आप को जोड़ता है। इतना ही नहीं, नामवर सिंह इस पुस्तक में स्वाधीनता के दो स्तर बहुत अच्छी तरीके से निर्धारित करते हैं। वो स्तर है देशी और विदेशी। हम सामान्यतः विदेशी सत्ता से मुक्ति को ही स्वाधीनता मान बैठते हैं, जबकि मनुष्य केवल इसी से स्वाधीन नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य देशी सामंती रूढ़ियों से भी जकड़ा हुआ है। इसलिए नामवर सिंह इस पुस्तक में और छायावाद में व्यापक रूप से, इस पुस्तक में तो संक्षिप्त रूप से, क्योंकि इसमें बाकी वादों को भी स्थान देना है, तो बाकी छायावाद में बहुत व्यापक रूप से इस बात की चर्चा करते हैं कि कैसे जो है यह साहित्य विविध उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करते हैं कि देशी सामंती रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। यह काम वो एक तरफ करता है और दूसरी तरफ विदेशी शासन सत्ता से मुक्त होने की बात बड़े बड़े प्रतीकों के माध्यम से करता है। तो इस दृष्टि से इतिहास लेखन की परंपरा में आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को नई दृष्टि से कैसे देखा जाए, इसको इसमें देखना जरूरी है। दूसरा, यूजीसी की दृष्टि से इस काल को थोड़ा देखने की वकालत के रूप में एक पुस्तक का उल्लेख और मैं करना चाहता हूं। वो पुस्तक है बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बाकी सारी किताबों में बहुत माइन्यूट डिटेल्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो पूरे साहित्य के इतिहास को कवर करते हैं, लेकिन इस पुस्तक की एक खास बात है कि अधिकांश छोटे छोटे विवरण इस पुस्तक में उल्लिखित हैं, जो तुम्हारे कैरियर की दृष्टि से, यानी कि अगर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा में आती हो, उस दृष्टि से वो तथ्य उपयोगी होते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अधिकांशतः वो चीज़ें छोटी छोटी पूछी जाती हैं। एक तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे इस तरह की स्थापनाएं आईं, उसी तरह से साहित्य के ऐतिहासिक महत्व को उभारने वाली भी कुछ रचनाएं आईं, जिनका उल्लेख महत्वपूर्ण है, और खास करके भक्ति काल में। इस दृष्टि से कई बार भूमिका के रूप में भी लिखी गई किताबों के अंश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो एक नई इतिहास दृष्टि को जन्म देते हैं। जैसे प्रोफेसर नामवर सिंह ने पुस्तक लिखी भक्ति आंदोलन और सूरदास। वह पुस्तक तो केंद्रित है सूरदास पर, लेकिन उसकी भूमिका के रूप में एक बहुत बड़ी बात लिखी, जिसके कलेवर से भी समझ में आ जाती है बात, और स्थापना से भी समझ में आ जाती है। उसमें उन्होंने भक्ति आंदोलन की चर्चा की, जो एक नए तरीके से साहित्य को देखने की दृष्टि देती है, जिसे मैं इतिहास दृष्टि कह रहा था। और भक्ति आंदोलन के संबंध में वो एक बात कहते हैं। यह बात कहने से पहले एक बात मैं बता दूं कि नारीवाद की अवधारणा पश्चिम से आई, तब हमारे यहाँ अधिकांश लोगों ने उस पर बहुत जोर शोर से बात करना शुरू किया और उस अवधारणा के तहत स्त्री मुक्ति की बात की। लेकिन उसी आधुनिक युग में एक बहुत बर्बर सामंतीय कांड हो जाता है, वह है देवराला का सती कांड। प्रोफेसर मैनेजर पांडे की दृष्टि वहां जाती है और उसमें वो लिखते हैं कि उसके विरोध में जो महिलाओं का जुलूस निकलता है, वो किसी बहुत स्त्री मुक्त की अवधारणा के नारों से युक्त नहीं होता है। उस युग की महिलाएं, यानी कि आधुनिक युग की महिलाएं,
सती प्रथा जैसी स्त्री विरोधी परंपरा के खिलाफ जब जुलूस निकालती हैं तो उसमें मीरा के गीत गाते हुए चलती हैं। अब इतनी सारे आधुनिक उत्कृष्ट और मंचों पर बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बातों के बीच को छोड़कर उनके बीच बहुत सारे बुद्धिजीवी भी उतरे थे। महिलाओं को जो समझ में आया और जिससे व्यापक समाज को वो समझा सकती थी, वो मीरा के गीत आते हैं। तो प्रोफेसर मैनेजर पांडे की इस दृष्टि को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि कोई भी नई चेतना अपनी ही चेतना के भीतर से आएगी और साहित्य ही उसमें वह मदद देता है। उसी में इतने तत्व मौजूद हैं कि आप रूढ़ियों के खंडन के लिए वहां से प्रेरणा ले सकते हैं, और वह प्रेरणा बहुत प्रभावी इसलिए होती है कि वह अपनी परंपरा से आई है। तो इस दृष्टि से यह किताब कम से कम भूमिका पढ़ने लायक है। दूसरी पुस्तक भक्ति आंदोलन पर दृष्टि को देने वाली है, जो सामंत विरोधी चेतना को बहुत तेजी स्थापित करती है। वह पुस्तक है भक्ति आंदोलन, शिव कुमार मिश्र की। इस प्रकार यह अध्याय अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है। इस अध्याय पर मैंने सबसे ज़्यादा जोर इसलिए दिया कि बाकी सब कुछ विशेषताएं, तत्व, प्रवृत्तियां आदि तुम्हारा बीए तक पढ़ा हुआ है। उसको एमए में किस दृष्टि से देखना है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि आदिकाल से, केवल ग्रंथों की छानबीन करते हुए हम ऐसे पहुंच गए कि आदिकाल से आधुनिक काल तक को एक बार खंगाल लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह विषय लगभग 50% से अधिक पाठ्यक्रम को समेट लेता है, क्योंकि इन सारी किताबों को समझने का मतलब बुनियादी रूप से इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को समझ लेना है। इति श्री पाठ्यक्रमान सह समाप्त।